आइए बच्चों, एमसीक्यू फटाफट के इस लेक्चर 11/5-2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 5 यानी कि लॉज ऑफ मोशन के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। खास तौर पे स्यूडो फोर्स के लिए, फ्रिक्शन के लिए और सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए कुछ एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। A body of weight 50 Newton placed in a horizontal surface is just moved by force 28.2 Newton. The frictional force and the normal reaction are how much? देखिए यहाँ पे आपको इस बॉडी के ऊपर इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे 28.2 न्यूटन का फोर्स लगाना है और इसका वेट आपको दिया है 50 न्यूटन। ओके, वेट आपको 50 न्यूटन दिया है, ये मास नहीं है, वेट दिया है, यानी कि mg ही डायरेक्टली आपको दे दिया है। तो इससे ये बॉडी मूव होती है, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना है और नॉर्मल फोर्स कितना है। तो चलिए पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 1 और यहां पे देखिए इस बॉडी में नीचे की ओर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैं यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसलिए फोर्सेस के अलावा और कुछ भी ड्रॉ नहीं करना होता। और यहां पे आप देख पा रहे हो कि 45 डिग्री के एंगल पे 28.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऑलराइट, और इसके आगे की ओर मोशन हो रही है, इसलिए पीछे की ओर इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F। तो पहले तो ये कि आपको इसके कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक यहां पे मिलेगा 28.2 cos 45 और एक कंपोनेंट आपको यहां पे मिलेगा इस तरह से 28.2 sin 45। सही है ना। और इसी के साथ सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। इस तरफ ये नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, राइट। अब देखिए ये ब्लॉक पूरा अभी इक्विलिब्रियम में है, इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो है ही, ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, राइट। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं कि ऊपर के दोनों फोर्स यानी कि 28.2 sin 45 प्लस नॉर्मल फोर्स n दैट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। समझ में आ रहा है। ये ऊपर का फोर्स ये दोनों और नीचे का ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो वही मैंने लिखा। इसमें से अब मुझे n चाहिए, तो मैं n निकाल सकता हूं 50 माइनस, देखिए ये 28.2 इंटू साइन 45 यानी कि 28.2 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। और इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 50 माइनस यहाँ पे 20 यानी कि 30 न्यूटन। तो ये आपको एक पहला आंसर मिल गया कि नॉर्मल फोर्स 30 न्यूटन है। अब सुनिए, यहाँ पे आपको ऐसे कहा है कि ये जो फोर्स लगा है ना, उस फोर्स से इट जस्ट मूव्ड ऐसे लिखा है, यानी कि ये फोर्स इतना है कि उसकी वजह से मिलने वाला ये जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट इस फ्रिक्शन को, इस स्टैटिक फ्रिक्शन को बढ़ाते बढ़ाते एफएस मैक्सिमम तक ले गया होगा। ये एफएस मैक्सिमम हो गया होगा। और फिर अगर आप ये फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फोर्स तो एफएस मैक्सिमम से बढ़ेगा नहीं, तो ब्लॉक स्लिप हो जाएगा। यानी कि यहां पे ब्लॉक जस्ट मूव्ड कहा है, तो ये फोर्स और ये फोर्स ये दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दूसरा इक्वेशन कि भाई एफएस मैक्सिमम जो है वो होगा 28.2 cos 45 यानी कि 1/√2 सीधा लिख देता हूं, और ये मिल जाएगा आपको 20 न्यूटन। तो ये आ गया फ्रिक्शन जो कि है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन। तो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। हमें फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन और नॉर्मल फोर्स 30 मिला है, तो ये हो गया ऑप्शन बी जो कि है 20 न्यूटन और 30 न्यूटन। 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स और 30 न्यूटन नॉर्मल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक वेट्स W हेल्ड्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F। द मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक इज व्हाट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए मैं यहां पे आपको समझाता हूं।
देखिए, आपको एक ब्लॉक को वर्टिकल वॉल पे होल्ड करके रखना है। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से ये है एक ब्लॉक, राइट, और इसको आपको वॉल के ऊपर होल्ड करके रखना है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, ये चिपकाए नहीं यहाँ पे, ऐसे ही होल्ड करके रखना है, तो आपको ऐसे अंदर की ओर इसे फोर्स लगाना पड़ेगा। आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे तभी होल्ड होगा ना ये। लेकिन जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो ये होल्ड क्यों होता है, सोचा है कभी? सुनिए, इसको नीचे की ओर mg तो लग ही रहा है ना, तो नीचे गिर जाना चाहिए। तो ये होल्ड क्यों है? होल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इस mg की वजह से इसकी एक्सपेक्टेड मोशन तो नीचे की ओर है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की ओर लगता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये ऐसे होल्ड रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। तो इसमें आपका ये जो एक्सटर्नल फोर्स है F, इसका क्या रोल है? देखिए, यही यहाँ पे समझना है हमें। दरअसल होता यह है कि जब आप ये फोर्स F लगाते हो तो सरफेस से नॉर्मल फोर्स ऐसे बाहर की ओर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मली लगता है। मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ येलो कलर से। देखिए, इस तरह से ये नॉर्मल फोर्स लगता है। बात को समझिएगा जरा। जब आप ये फोर्स लगाते हो तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मली एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। आपने जो लगाया वो एक्शन है, तो ये रिएक्शन है ना। अभी तक आपने नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर देखा है। वो इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस में नीचे की ओर mg लगता है, और उस वजह से ब्लॉक को ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे किस्सा अलग है। आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो F, तो उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि F और N सेम होंगे, क्योंकि एक एक्शन है तो दूसरा इसका रिएक्शन है। तो पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि F इजकल टू N, ठीक है। अब समझिए, यहां पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो ये ब्लॉक यहां पे रुका हुआ है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मैं कह सकता हूं यहां पे Fs इजकल टू mg, ठीक है। और mg यहां पे वेट W के तौर पे दे दिया है, तो Fs इजकल टू W। अब समझिए, आपको ये फाइंड करना है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मिनिमम फोर्स यूज करना है तो आपको ये जो फ्रिक्शन है ना, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि फॉर F इजकल टू F मिनिमम वी शुड टेक Fs इक्वल्स टू Fs मैक्सिमम, राइट। तो अब ये दोनों बातें मैं इक्वेशन में ले लेता हूं। तो यहां पे आ जाएगा Fs मैक्सिमम इजकल टू W, बट Fs मैक्सिमम यानी क्या? म्यू एस एन इजकल टू W। और देखिए n यानी क्या? n यानी F, बट F भी कौन सा? F मिनिमम। तो मैं ऐसे लिखता हूं म्यू एस F मिनिमम इजकल टू W। तो फाइंड कर लीजिए अब F मिनिमम इजकल टू W अपॉन म्यू एस। बात यहां पे पूरी नहीं होती। देखिए, म्यू एस जो है ना, वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि F मिनिमम जो है दैट विल बी ग्रेटर देन W, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझिए। ये आपका आंसर है। ये बता रहा है कि आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए, एटलीस्ट ब्लॉक के वेट से ज्यादा। यहां पे जो ब्लॉक है उसका जो वेट है W, एटलीस्ट उससे ज्यादा तो फोर्स आपको यहां पे लगाना ही पड़ेगा, तब जाके ये ब्लॉक यहां पे रुक सकता है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा ये ऑप्शन है कि भी नहीं। बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन W, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड शुड बी ग्रेटर देन W। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 3। गिवन इन द फिगर टू ब्लॉक्स A and B of weight 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। पहले जरा मैं यहां पे शो कर देता हूं कि ये है 20 न्यूटन और ये B का वेट जो है वो है
100 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These are being pressed against a wall by a force F such that the system does not slide as shown in the figure. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between the block B and the wall is 0.15, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग जगह का अलग अलग दिया है आपको। जैसे कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1 और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.15। ओके, तो आगे, द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक बी इज हाउ मच। तो इस ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना होगा। ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन फोर्स वॉल लगाएगी इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब ले रहे हैं हम क्वेश्चन 3। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये वॉल है और इस वॉल के एडजेसेंट इस तरह से दो ब्लॉक है, एक छोटा है और एक बड़ा है, क्योंकि एक का वेट 20 न्यूटन और दूसरे का 100 न्यूटन है, तो ये 20 न्यूटन वाला हो गया और ये 100 वाला। अब समझिए, इन दोनों में से कोई भी ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा। अगर ये स्लाइड नहीं हो रहे तो आप इन दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान के चल सकते हो। आ रही बात समझ में? अगर ये एक ही सिस्टम है तो आप कह सकते हो कि इसका नीचे की ओर जो टोटल वेट है, टोटल वेट कितना हो जाएगा 20 + 100 यानी कि 120 न्यूटन, उसे फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए वही बैलेंस करेगा, और ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि इस सरफेस पे जो ऊपर की ओर फ्रिक्शन लगेगा वही इस 120 न्यूटन को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि फ्रिक्शन खुद 120 न्यूटन होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि Fs विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन, और यही है हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं, ये रहा ऑप्शन ए 120 न्यूटन। अच्छा बच्चों, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। समझना चाहोगे? देखिए ये है ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए के ऊपर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो ऑब्वियसली उसे ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है कि नहीं, और उसे नाम दे देते हैं हम एफ ए करके। अब समझिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स ए और बी की सरफेस के बीच में लग रहा है। ठीक है, इसमें ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। इतना फ्रिक्शन एफ ए जितना फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, और कहने की जरूरत नहीं है कि एफ ए इजकल टू 20 न्यूटन ही होगा, है ना। अब समझिए, ये जो एफ ए जितना फोर्स ए को ऊपर की ओर लग रहा है, ये कहां पे लग रहा है सोचिए, ए और बी की सरफेस के बीच में, है ना। तो इतना ही फोर्स बी को नीचे की ओर लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स मैंने यहां पे सेंटर ऑफ मास पे दिखाया ऊपर की ओर, लेकिन लग रहा है ये सरफेस के ऊपर, ए और बी को जोड़ने वाली सरफेस के ऊपर, राइट। तो जब इतना फोर्स ऊपर की ओर ए को लग रहा है तो उतना ही फोर्स नीचे की ओर बी को लग रहा होगा। तो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं बी का। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक बी। इसमें एक तो नीचे की ओर ये जो 100 न्यूटन का उसका फोर्स है वो तो लग ही रहा होगा, प्लस 20 न्यूटन का जो रिएक्शन फोर्स है जो कि ए ब्लॉक से लग रहा है वो भी नीचे की ओर लग रहा होगा। ये समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ए के ऊपर सरफेस पे, यहाँ पे ऊपर की ओर जो लग रहा है वो है एक्शन। तो उसी वक्त ए और बी तो जुड़े हुए हैं और स्लाइड नहीं हो रहे, तो बी के ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर नीचे की ओर इतना ही रिएक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि 20 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 100 + 120 न्यूटन दिखाया। अब आप समझिए, जब इस ब्लॉक को नीचे की ओर 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली ये बी ब्लॉक और ये वॉल के बीच में इतना फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि ये 120 न्यूटन को एब्जॉर्ब कर ले या उसे बैलेंस कर ले। तो
अब मैं दिखाता हूं कि भाई ऊपर की ओर इसे जो फोर्स लग रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स Fb, और यहां पे Fb इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 न्यूटन, जो कि है हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4। टू फोर्सेस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड F acts on a body and the magnitude of the resultant force is F/3. The angle between two forces is what? समझिए, दो फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, दोनों ही F जितने हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो F/3 हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? बहुत आसान है क्वेश्चन भाई। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन है, उसी को हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसे कह देता हूँ F डैश। तो F डैश इजकल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, F² प्लस 2F² कॉस थीटा, याद है। R इजकल टू अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, वही इक्वेशन मैंने यूज किया है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कह दिया है कि F/3 जितना है, तो मैं लिख रहा हूँ F/3, और यहाँ पे ये रूट में क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 2F² इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि आप कह सकते हो कि F²/9 इजकल टू 2F² एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइड F² कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा आपको 1/18 इजकल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो फिर कॉस थीटा इजकल टू 1/18 माइनस 1, यानी कि कॉस थीटा इजकल टू माइनस 17/18, या फिर कहें कि थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स माइनस 17/18। ये हो गया आंसर। चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शंस में है कि नहीं। माइनस 17/18, ये रहा ऑप्शन ए, कॉस इनवर्स माइनस 17/18। चलिए अब देखते हैं एक मजेदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे वन एंड ऑफ ए मासलेस रोप, ये मासलेस रोप ऐसे कहा है, which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C. यहाँ पे है hook C. While the other end is free, maximum tension that the rope can bear is 360 Newton. With what value of minimum safe acceleration can the monkey of 60 kilogram move down on the rope? देखिए दरअसल ये न्यूटन सेकंड लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखिए पहले इस फिगर में मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए इस बंदर के हाथों के पास ऐसे ऊपर की ओर रस्सी में प्रोड्यूस होगा टेंशन T, और जबकि बंदर का mg लग रहा होगा नीचे की ओर, ये हो जाएगा mg। इसके बावजूद ये नीचे की ओर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ma जितना, वो नीचे की ओर है। सीधी सी बात है। तो अब आप लिख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ma दैट इज इक्वल टू mg माइनस t, यानी कि t इजकल टू आप लिख सकते हो m कॉमन और यहाँ पे g माइनस a आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि ये रोप मैक्सिमम 360 न्यूटन का टेंशन बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन T है वो 360 न्यूटन से कम रहना चाहिए, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि m इंटू जी माइनस ए जो है वो 360 न्यूटन से कम रहना चाहिए। वैसे 360 न्यूटन हो तो भी चलेगा, लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं हम, बट उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी है लिख लेते हैं। देखिए मास आपको दिया है 60 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, माइनस ए दैट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 360 न्यूटन। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये
10 माइनस ए दैट इज लेस देन और इक्वल टू, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो कि 10 माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू ए, या फिर हम कह सकते हैं कि ए हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि 4 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर कि भाई बंदर का एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना या उससे ज्यादा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। आपने एक बात नोट की इसमें, अगर ये बंदर ऐसा ही स्टेडी रहे तो ये रोप टूट जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है बंदर का जो मास है वो 60 केजी है, तो इसका जो वेट होगा वो 600 न्यूटन होगा, यानी कि नीचे की ओर 600 न्यूटन लगेगा। तो फिर टेंशन टी जो है वो 600 न्यूटन प्रोड्यूस होगा, जबकि ये रोप मैक्सिमम 360 न्यूटन ही सहन कर पाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये बंदर सिर्फ यहां पे लटक भी रहा है स्टेडीली तो भी ये रोप टूट जाएगी। लेकिन अगर वो नीचे की ओर एक्सेलेरेटेड मोशन करता है और वो भी एक्सेलेरेशन कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना या उससे ज्यादा, तो ये रस्सी बच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 6th। एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग with velocity 10 meter per second and is acted upon by a forward force of 1000 Newton due to the engine and a retarding force of 500 Newton due to friction. Blank meter per second will be the velocity after 10 second. यानी कि 1000 किलोग्राम का एक व्हीकल है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन में है। इसमें फॉरवर्ड फोर्स यानी कि आगे की ओर फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन, जबकि पीछे की ओर फ्रिक्शन लग रहा है 500 न्यूटन, ठीक है। तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड करनी है। अब ये सिंपल सा कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए पहले तो इसमें एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ए विल बी फोर्स अपॉन मास। अब यहां पे फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स लेना पड़ेगा। फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन और बैकवर्ड फोर्स लग रहा है 500, डिवाइड बाय मास है 1000, राइट। तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन। अब देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन आपको पता है, v इक्वल टू v0 प्लस at, राइट। इससे आपको फाइनल वेलोसिटी मिलती है, तो वही हमें चाहिए, हमें वही फाइनल वेलोसिटी चाहिए 10 सेकंड के बाद। v0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपको यहाँ पे दी है 10 प्लस एक्सेलरेशन आपको मिल गया 0.5 और जो टाइम है वो 10 सेकंड का दिया है। तो सीधी सी बात है कि आपको ये फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी 15 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया आंसर। जरा ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम। ये रहा सी ऑप्शन, सी है 15 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इन द अबव प्रॉब्लम इफ द लिफ्ट मूव्स अप with an acceleration equal to the acceleration due to gravity, the reading on the spring balance will be how much? देखिए क्वेश्चन अधूरा है, पहले मैं इसे पूरा कर देता हूं और समझा देता हूं आपको। बात इस तरह से, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में इस तरह से एक स्प्रिंग बैलेंस और इस स्प्रिंग बैलेंस के एंड पे ऐसे एक ब्लॉक लटकाया गया है जिसका मास है 2 kg, ठीक है। और कहा है कि ये लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रही है और वो भी एक्सेलरेटेड मोशन से जा रही है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो g जितना है। अब आप जानते हो कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है इसे नीचे की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को 2 फोर्स लगेंगे, एक तो mg तो लगता ही लगता है प्लस fp यानी कि स्यूडो फोर्स भी लगेगा, राइट। तो ऐसे में स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है यानी कि वो जो वेट मेजर करेगी
वो ऑब्वियसली एम जी प्लस एफ पी जितनी होगी। अब एम जी तो ठीक है, प्लस एफ पी यानी कि एम ए, राइट। बट एम ए कितना है, ए है यहाँ पे जी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई ए इजकल टू जी, तो ये हो जाता है 2 mg। अब यहाँ पे मास तो है 2 kg, है ना, तो ये हो जाता है 4g न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो 4 किलोग्राम का रीडिंग दिखाएगा। देखिए, स्प्रिंग बैलेंस में जब आप 1 किलोग्राम लटकाते हो तब वो 1 kg को डिस्प्ले करता है, उसका रीडिंग होता है 1 kg। बट उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो तो 1g न्यूटन जितना लगता है ना। इसी तरह से अगर यहाँ पे इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर 4g न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली वो जो डिस्प्ले करेगा वो 4 किलोग्राम डिस्प्ले करेगा, है कि नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए, ये रहा ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 4G भी एक ऑप्शन है, आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कि 4G भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो आंसर नहीं है, ये वेट हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे आंसर पूछा है किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8th। द मास ऑफ लिफ्ट इज 500 किलोग्राम when it ascends with an acceleration 2 meter per second square, the tension in the cable will be how much Newton? Take G is equal to 10 meter per second square। देखिए, यहाँ पे आपको कहा है कि एक लिफ्ट ऊपर की ओर एसेंड हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से, तो उसकी केबल में टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा। 5 किलोग्राम का मास है। देखिए, ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ 7th क्वेश्चन जैसा ही है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। चलिए, ये 8th क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे इस तरह से ये लिफ्ट है, ऑलराइट, और ये है लिफ्ट का केबल। ये लिफ्ट है 500 किलोग्राम की, ठीक है। अब नॉर्मली अगर ये लिफ्ट ऐसे स्टेडी स्टेट में हो तो नीचे की ओर एक फोर्स तो लगता ही लगता है, mg। बट यहाँ पे आपको कहा है कि इस लिफ्ट को ऐसे ऊपर की ओर a जितने एक्सेलेरेशन से एसेंड किया जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर a जितने एक्सेलेरेशन से खींचा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नीचे की ओर स्यूडो फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए mg प्लस fp। अब ये सारा का सारा फोर्स यानी कि mg प्लस fp इस लिफ्ट के केबल के ऊपर टेंशन के तौर पे दिखेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे जो टेंशन है T वो हो जाएगा mg प्लस fp, सीधी सी बात। तो mg प्लस fp में लिख सकते हो आप ma, इसमें से m कॉमन ले लिया तो हो जाएगा g प्लस a। मास m आपको दे दिया है 500 और g की वैल्यू लेनी है 10 प्लस एक्सेलेरेशन आपको दिया है 2, तो ये हो जाता है 6000 न्यूटन। तो टेंशन है इसमें 6000 न्यूटन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे मैं लिख रहा हूं 6000 न्यूटन। दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द केबल ऑफ द लिफ्ट। तो बच्चों, ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि इस लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यू और सारी मेथड जो है वो आपको समझ में आई होगी। मैं हमेशा आपको कहता हूं, फिर से कह देता हूं कि आप मेथड के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपको मेथड याद है तो किसी भी नए क्वेश्चन को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट। और बच्चों, मैं चाहूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद अपनी कॉपी में लिखें। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है वो सारी की सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आप जिस तरह से समझे हो उसी तरह से नोट डाउन कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा याद रहता है। ऑलराइट। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपकी नोट में आ गया तो फिर आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या इवन 3 महीने बाद भी
इस क्वेश्चन को और उसके आंसर को सिर्फ एक बार देख लोगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको याद आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जल्दी से याद रह पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी खुद की नोट बनाइए। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।